हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द आज के टुडे मार्केट्स के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में, जैसे आरबीआई ने रेपो रेट्स कट करने का इफेक्ट बैंक कस्टमर्स को पास ऑन करेगा। लेट्स चेक व्हाट एचडीएफसी बैंक एंड अदर बैंक्स हैव डन। रशिया ईरान की डिमांड से चाय हो गई है महंगी, बट व्हाट डज दिस मीन? लेट्स एक्सप्लोर दिस इन डिटेल। हेडविंड्स आने के बावजूद भी होटल इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रही है, सो लेट्स अंडरस्टैंड द फुल स्टोरी एंड व्हिच कॉस्ट्स आर गोइंग टू पिंच द सिविल इंडस्ट्री फॉर Q1। हाय, दिस इज सुहानी कटारिया एंड लेट्स बिगिन। आरबीआई ने रेपो रेट और सीआरआर दोनों कट किया और इसका मतलब है कि लिक्विडिटी का डबल बूस्टर डोज मिला है। बट अनाउंसमेंट क्या हुआ था, ब्रीफ में फास्ट समझते हैं। 6 जून 2025 को आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट से कट अनाउंस किया है, मतलब 6% से वो 5.5% हो गया। साथ ही सीआरआर दैट इज कैश रिजर्व रेशियो भी 1% से कम कर दिया, जिससे मार्केट में 2.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी रिलीज हुई। ये 2025 का थर्ड रेट कट रहा है। फेब से लेके अब तक टोटल 100 बेसिस पॉइंट्स का रेपो रेट कट हो चुका है। इसका मेन मकसद ये है कि जीडीपी ग्रोथ को रिवाइज करना है, जो FY25 में 6.5% थी, 4 साल का सबसे लो था, और इन्फ्लेशन 3.2% था, उसको मॉडरेट रखना था। अगर आपको इसका और डिटेल में जाना है तो वी हैव कवर्ड दिस इन आवर 20th वीडियो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस सब में बैंक्स का क्या रिएक्शन था? अगर हम बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने पूरे 50 बेसिस पॉइंट्स कट किया है RLLR में और पास कर दिया है। RLLR का मतलब होता है रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट। It's an interest rate on loans that is directly linked to the repo rate set by the Reserve Bank of India. This means that the loan interest rate will fluctuate with changes in the repo rate. तो RLLR घट के 8.65% से 8.15% हो चुका है, which is going to be effective from 7 June 2025. अब HDFC बैंक ने क्या किया? HDFC बैंक ने MCLR मतलब मार्जिन कॉस्ट लेंडिंग रेट को 10 BPS से रिड्यूस किया। But what is MCLR? It is a benchmark interest rate used by banks in India to determine the interest rates on loans, particularly floating interest rate loans like home loans, personal loans and auto loans. So HDFC Bank ने ओवरनाइट लोन्स और 1 मंथ वाले लोन्स को 9% से 8.9% कर दिया, 3 मंथ्स वाले लोन्स को 9.05% से 8.95% कर दिया, 6 मंथ्स और 1 ईयर वाले लोन को 9.15% से 9.05% कर दिया, एंड 2 और 3 ईयर लोन्स को 9.2% से 9.1% कर दिया। और ये सब भी इफेक्टिव होने वाला है फ्रॉम 7 जून 2025। दूसरे PSU बैंक्स ने क्या किया? तो PNB, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, यूको बैंक ने भी RLLR रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स का कट किया है। ये सब रेट्स 6 to 9 जून के बीच में एप्लीकेबल होने वाले हैं। प्राइवेट बैंक्स का क्या काउंटर? तो करूर वास्य बैंक ने भी ये फॉलो किया है, लेकिन ICICI और एक्सिस बैंक अभी भी वेट और वॉच मोड में है। इन सब में बोरोअर्स के लिए क्या फायदा है? तो EMI कम होने का मौका है। फ्लोटिंग रेट लोन्स जैसे होम लोन, ऑटो लोन्स, SME वाले लोन्स, उन लोगों को EMI रिड्यूस होने वाला है। नए लोन्स भी अब थोड़े सस्ते मिलेंगे और लोन रीसेट क्वार्टरली होता है, तो कुछ लोगों को बेनिफिट नेक्स्ट साइकिल में मिल सकता है। अब आगे का क्या आउटलुक है और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो RBI ने अब स्टैंड्स को न्यूट्रल कर दिया है, मतलब रेट कट्स तभी होंगे जब डेटा अलाउ करेगा। तो NBFCs जैसे बजाज फाइनेंस काफी फायदे में हो सकते हैं, क्योंकि उनका फिक्स्ड रेट लेंडिंग मॉडल फंडिंग कॉस्ट में भी कट का फायदा जल्दी ट्रांसफर किया जाने वाला है। बट Now, let's also address the elephant in the room. HDFC बैंक के MD पर फ्रॉड का इल्जाम लगाया है, but what is the full story? तो शशिधर जगदीशन, जो HDFC बैंक के MD और CEO है 2020 से, उनके खिलाफ एक FIR फाइल हुई थी बाय लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट। तो उन पे एलिगेशन क्या था? ट्रस्ट का कहना है कि 14.42 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, जिसमें से 2.05 करोड़ का पैसा एलिजिडली उनसे लिंक है। ये केस एक पुराने लोन डिस्प्यूट से जुड़ा है इन्वॉल्विंग स्प्लेंडर जेम्स। ट्रस्ट का ये भी कहना है कि उनके ट्रस्टीज को हरास किया गया है। बट इस सब पे HDFC बैंक का रिस्पांस ये है कि बैंक ने इसको बेसलेस, मैलिशियस एंड रिटेलिएटरी कहा है। बैंक का कहना है कि ये FIR उनके लीगल रिकवरी एफर्ट्स को डिरेल करने की कोशिश कर रही है और HDFC बैंक ने लीगल एक्शन लेने की भी बात कही है। लेकिन अब हमने अब तक जो भी देखा, उस सारों का इम्पैक्ट क्या हो सकता है? तो इन्वेस्टर्स और रेगुलेटर्स दोनों इस मामले को क्लोजली देख रहे हैं। गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी पे सवाल उठते हैं। और अगर हम शेयर प्राइस की बात करते हैं, तो आज HDFC बैंक ओपन हुआ था अराउंड 1995 रुपीज एंड इट वाज आल्सो इट्स हाई, बट इट क्लोज्ड अराउंड 1978. So the good news is कि we didn't see any major movement of the stock market despite the bad news and the good news. But अगर हम कंक्लूड करते हैं, तो RBI ने रेपो रेट और CRR दोनों को कट करके लिक्विडिटी मार्केट में डाली है। बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, PNB बैंक जैसे बड़े बैंक्स ने रेट कम किए हैं और उससे EMI में रिलीफ आने लगा है। एग्जिस्टिंग फ्लोटिंग लोन्स जो है
उसमें बोरोअर्स और नए लोन सीकर्स दोनों को फायदा मिलने वाला है। स्टॉक मार्केट में भी इसका पॉजिटिव रिएक्शन देखने गया है, स्पेशली इन द बैंक्स एंड द एनबीएफसी स्टॉक्स। आगे के रेट कट्स इन्फ्लेशन और जीडीपी के डेटा पर डिपेंड करेंगे एंड we'll also wait and watch on more information about the MD of the HDFC Bank. अब चलते हैं सेकंड न्यूज की ओर, which is इंडियन टी प्राइसेस में जबरदस्त तेजी देखने मिली है अराउंड 18% तक की। बट हुआ क्या है? तो जनवरी से लेके अप्रैल 2025 के बीच एवरेज होलसेल टी प्राइस 160.4 रुपीस पर केजी तक पहुंच गया है, जबकि पिछले साल इस पीरियड में वो अराउंड 136 रुपीस पर केजी था। तो असम ऑर्थोडॉक्स टी का ऑक्शन प्राइस 314 रुपीस पर केजी के ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। सीटीसी डस्ट टीज ने भी 19 to 20 रुपीस पर केजी तक का जंप देखा गया है। तो प्राइस बढ़ने का मेन रीजन क्या है? तो इंटरनेशनल डिमांड में बूम। रशिया, ईरान, इराक और यूएई जैसे कंट्रीज इंडियन ऑर्थोडॉक्स टी को अग्रेसिवली इंपोर्ट कर रहे हैं। श्रीलंका और केन्या की सप्लाई इश्यूज के कारण इंडिया की डिमांड और बढ़ चुकी है और इस वजह से एचयूएल और टाटा जैसे एफएमसीजी जायंट्स का बल्क बाइंग हुआ है। एचयूएल, टाटा कंज्यूमर जैसे कंपनीज ऑक्शन में हैवी बाइंग कर रहा है और डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों के लिए ऑक्शन डिमांड के बढ़ने से प्राइसेस नेचुरली ऊपर जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने अब तक 100 सीटीसी डस्टीज ऑक्शंस के थ्रू बेचने का रूल बना दिया है। इससे प्राइसेस में ट्रांसपेरेंसी और कंपटीशन बढ़ा रहे, जो रेट्स को ऊपर ले जा रही है। ये सारा कुछ कौन से टी टाइप्स पे इफेक्ट ला रहा है? तो पहला है ऑर्थोडॉक्स टी, विच इज हैंड रोल्ड और वो प्रीमियम क्वालिटी का होता है, जो मिलता है हमें असम, दार्जिलिंग और नीलगिरीज में। नेक्स्ट है सीटीसी लीफ टी। ये थोड़ा कोर्स फॉर्म में आता है और पैकेट चाय में भी यूज होता है। अब इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है? तो कंज्यूमर्स के लिए अभी तक प्राइस पास नहीं किया गया है रिटेल लेवल पर, लेकिन अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो पैकेट टी की कीमत थोड़ी सी बढ़ सकती है। बिजनेसेस के लिए तो एचयूएल, टाटा जैसे प्लेयर्स मार्जिन को अब्सॉर्ब कर रहे हैं, पर अगर कॉस्ट और बढ़ी तो उन्हें एमआरपी भी बढ़ाना पड़ेगा। प्रमोशनल ऑफर्स, स्मॉल पैक साइजेस जैसे टैक्टिक्स यूज हो सकते हैं। और इसमें इंडस्ट्री का क्या कहना है? तो ऑक्शन हाउसेस और टी एसोसिएशंस बोल रहे हैं कि हम डिमांड और गवर्नमेंट रिफॉर्म्स के चलते प्राइस को फर्म रखेंगे। अगर हम एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन का डेटा देखते हैं तो 2024 के एक्सपोर्ट्स में 255 मिलियन केजी मतलब ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है। मतलब इंडिया बिकेम वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। अगर 2025 जैन टू अप्रैल के प्रोडक्शन की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 203 मिलियन केजी का प्रोडक्शन हुआ है और 2025 के लिए फोरकास्ट है दैट वी ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स एंड एक्सपोर्ट मोर देन वी इंपोर्ट। सो इन शॉर्ट, इंडियन टी मार्केट में 2025 के स्टार्टिंग मंथ्स में जबरदस्त एक्टिविटी देखी गई। एक्सपोर्ट डिमांड स्ट्रांग है, एफएमसीजी कंपनीज ने बल्क बाइंग की है और सरकारी ऑक्शन पॉलिसी ने प्राइस रिकवरी को और ट्रांसपेरेंट बनाया है। कंज्यूमर्स के लिए अभी इमीडिएट इफेक्ट नहीं है, लेकिन फ्यूचर में चाय कीमती हो सकती है। लेट्स टॉक अबाउट द होटल इंडस्ट्री एंड लेट्स रिवाइज अ लिटिल। बड़े होटल चेन्स जैसे टाटा, आईटीसी होटल्स, लेमन ट्री, रॉयल ऑर्चिड्स एंड जुनिपर होटल्स ने FY25 में स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई है। तो इफ यू टॉक अबाउट ताज, व्हिच इज इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, उनका रेवेन्यू रहा है 8,335 करोड़, व्हिच इज अ 23% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। आईटीसी होटल्स का भी रेवेन्यू 60% से बढ़कर 3,559 करोड़ हो चुका है। लेमन ट्रीज और जुनिपर्स ने भी 15 to 25% का ग्रोथ दिखाया है। प्रॉफिट्स भी इंप्रूव हुए हैं। लेमन ट्रीज का प्रॉफिट 35% ऊपर था और आईटीसी होटल्स ने 424 करोड़ से 638 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। पर FY26 की कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करते हैं। तो डोमेस्टिक डिमांड जोर पर है। हायर इनकम ग्रुप मतलब 3 लाख से ज्यादा पर मंथ कमाने वाले लोग ज्यादा ट्रैवल भी कर रहे हैं, काम के लिए भी और लीजर के लिए भी। एसयूवी ओनरशिप्स एंड रोड कनेक्टिविटी बढ़ने से ड्राइव हॉलिडेज भी पॉपुलर हो रहे हैं। अगर दूसरी बात करते हैं तो जियोपॉलिटिकल हेडविंड्स के बावजूद भी रेजिलियंस दिखाया है होटल इंडस्ट्रीज ने। तो पहला, जैसे इंडियन पाकिस्तान के इश्यूज, अगर बॉर्डर पे टेंशन बढ़ती है या वेस्ट एशिया में कोई नया कॉन्फ्लिक्ट होता है तो टूरिज्म सेंटिमेंट गिर सकता है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। हेल्थ रिस्क भी आ सकते हैं, जैसे कोविड वापस आने का डर है। किसी भी नए वेरिएंट या केस स्पाइक से लोग ट्रैवल पोस्टपोन या कैंसिल कर सकते हैं, स्पेशली कॉर्पोरेट इवेंट्स या वेडिंग्स को। सीजनल और रीजनल इम्पैक्ट भी होता है। कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड जैसे एरियाज में ऑफ सीजन्स को इफेक्ट डायरेक्टली होता है। अगर वेदर या पॉलिटिकल इश्यूज हो तो ऑक्यूपेंसी और भी गिर सकती है और इस सब की वजह से कॉस्ट पे प्रेशर आता है। होटल्स को अब स्टाफ सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी और फूड कॉस्ट में इन्फ्लेशन फेस करना पड़ रहा है, जो उनके प्रॉफिट मार्जिन्स को स्क्वीज कर सकता है। कुछ एक्सपेंशन रिलेटेड रिस्क भी दिखाई देती है। जो होटल्स अग्रेसिवली नए प्रॉपर्टीज लॉन्च कर रही है, जैसे रॉयल ऑर्चिड या लेमन ट्रीज, उनके लैंड अप्रूवल्स और स्टाफिंग की दिक्कत आनी हो सकती है। एंड वी कैन ऑल्सो सी अ ग्लोबल स्लोडाउन रिस्क। अगर यूएस, यूरोप जैसे बड़े मार्केट्स में इकोनॉमिक स्लोडाउन होता है तो इंडिया में इनबाउंड टूरिज्म और फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोनों पे असर पड़ सकता है। बट इफ यू टॉक अबाउट द प्राइसिंग डिसिप्लिन, पहले जैसे नहीं है कि ऑक्यूपेंसी कम होते ही रूम रेट्स गिरा दिए जाते हैं। अब होटल्स स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग फॉलो कर रहे हैं।
रेट स्टेबिलिटी मेंटेन करते हुए भी। एंड वी कैन ऑल्सो सी कि होटल का इन्वेंट्री बढ़ रहा है। रॉयल ऑर्चिड ने FY25 में 40 नए होटल्स ऐड किए और FY26 में और 30 होटल्स लॉन्च करने का प्लान है। ITC, स्कूल्स, ब्रिगेड होटल्स जैसे प्लेयर्स IPO लाके मार्केट से फंडिंग रेज कर रहे हैं और इस वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी हाई और ग्लोबल ब्रांड्स भी इंडिया पे बेट कर रहे हैं। हाँ यार, FY26 में इंडिया में डबल डिजिट ग्रोथ का प्लान लेके आ रहे हैं। गाजियाबाद, कोची जैसे सिटीज में और 6 नए होटल्स खोलने का प्लान है। विंडम में भी अपने इंडियन प्रेजेंस में 70 होटल्स तक बढ़ाई है और 50 और ऐड करने का टारगेट है। हिल्टन, ING और रैडिसन भी अग्रेसिवली इंडिया में एक्सपैंड कर रहे हैं। तो इन सब से क्या की टेकअवेज है? तो डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रांग है, हाईवेज, इंफ्रा और इनकम ग्रोथ से ट्रैवल बढ़ रहा है। प्राइसिंग स्मार्टली मैनेज्ड है, पैनिक में डिस्काउंट नहीं, स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी चल रही है। इन्वेस्टर्स बुलिश है ड्यू टू IPOs, एक्सपेंशन, फंडिंग्स, सब पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं और हम देख सकते हैं कि ग्लोबल ब्रांड्स इंडिया को कोर मार्केट मान रहे हैं। And that is why you can see that despite the global headwinds that the hotel industry is facing, it is still very strong and has reported a good quarterly profits as well. Now, let's talk about why cement sector is in pressure. FY26 का पहला क्वार्टर, which is April to June में, सीमेंट कंपनीज के लिए एक माहौल कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है और ये सिर्फ टेम्परेचर की बात नहीं होगी है। सीमेंट फर्म्स को अब कॉस्ट प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है जो उनके प्रॉफिट्स को पिंच करेगा। इस साल मॉनसून जल्दी स्टार्ट हो गया है जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थोड़ी स्लो हो गई है। जब कंस्ट्रक्शन कम हो रहा है तो सीमेंट की डिमांड भी ऑटोमेटिकली नीचे चली जाती है। इसका मतलब है कि सीमेंट का प्राइसेस पर प्रेशर पड़ रहा है, स्पेशली जब कॉस्ट ऑलरेडी बढ़ चुकी है। पावर और फ्यूल की भी कॉस्ट बढ़ रहा है, इसमें सब में विलन। सीमेंट बनाने में सबसे ज्यादा कॉस्ट पावर और फ्यूल की होती है, लगभग 30 to 35%। मार्च तक इम्पोर्टेड पेटकोक, एक तरह का इंडस्ट्रियल फ्यूल है, उसका रेट हो चुका है $122 पर टन। एंड हालांकि अब थोड़े रेट ड्रॉप हो चुके हैं अराउंड $104 पर टन, लेकिन सीमेंट कंपनीज ने जो फ्यूल पहले महंगा खरीदा था उसका इफेक्ट Q1 में दिखाई दे रहा है। सीमेंट कंपनीज जनरली 2-3 महीने का फ्यूल स्टॉक होल्ड करती है। इसका मतलब ये है कि अगर आज फ्यूल सस्ता हो गया है उसका फायदा कंपनीज को Q2 या Q3 में मिलेगा और Q1 में नहीं। तो Q1 के मार्जिन पे अभी भी प्रेशर है। श्री सीमेंट जिसका 95% फ्यूल पेटकोक बेस्ड है और JK सीमेंट जो 70% पेटकोक यूज करता है, ये कंपनी सबसे ज्यादा हिट हो सकती है। बट ऑन द अदर हैंड अल्ट्राटेक सीमेंट कंपैरेटिवली सेफ जोन में है क्योंकि वो कोल यूज करता है जिसका प्राइस स्टेबल है। अंबुजा सीमेंट ने ऑलरेडी 150 रुपीज to 170 रुपीज पर टन की सेविंग्स दिखाई है विया कॉस्ट एफिशिएंसी मेजर्स और FY26 में वो और 100 रुपी पर टन बचाने की प्लानिंग में। अगर बात करें दालमिया भारत की, तो दालमिया भारत ने भी 150 रुपीज to 200 रुपीज पर टन का सेविंग्स टारगेट कर रहे हैं जिसमें आधा FY26 में आएगा। सीमेंट प्राइसेस Q1 में ₹12 पर बैग तक बढ़े हैं, which is pan India average of 356 रुपीज पर बैग। साउथ इंडिया में 19 रुपीज पर बैग तक का हाइक हुआ है, लेकिन ओवरऑल मार्केट में प्राइसिंग डिसिप्लिन मेंटेन करना मुश्किल है क्योंकि मॉनसून सीजन में डिमांड और स्लो हो जाती है। तो इस सब का कंक्लूजन ये है कि सीमेंट कंपनीज FY26 के Q1 में डबल टेंशन फेस कर रही है। एक तरफ डिमांड कम हो गई है मॉनसून के चलते और दूसरी तरफ फ्यूल कॉस्ट का इम्पैक्ट अभी भी हैवी है। जिन कंपनीज ने एफिशिएंट फ्यूल मिक्स, स्मार्ट इन्वेंट्री और कॉस्ट कंट्रोल स्ट्रेटजीज लगाई वो भी Q2 तक रिलीफ एक्सपीरियंस करेगी। ओके, अब चलते हैं न्यूज फ्लैश सेक्शन की ओर, जो आपको हमारे स्कैनएक्स के न्यूज टैब के अंदर न्यूज फ्लैश सेक्शन मिलेगा जहाँ पे आपको क्विक न्यूज का एक्सेस मिल सकता है। जैसे इफ यू लुक, Kevin Hassett, the director of the US Economic Council, has expressed strong confidence in the expected progress from negotiation between the US and China. Hassett's optimism suggests potential positive development in the ongoing talks between the two nations. उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो चाइना का रेयर अर्थ एक्सपोर्ट रेगुलेशन है उसे we deem it legal. According to Xinhua, China's regulation on rare earth exports are within legal boundaries. The report suggests that China's control over these exports complies with the existing law and regulation. If we also look, we can see that silver prices they again hit all-time high in India. They have reached a record high of 106,400 per kg on June 9, reflecting a global rally in the metal, which is supported by the strong international cues and robust industrial demand. उसके बाद we can see कि RBI's deputy report rise in the microfinance sector's disruption. A deputy from the RBI has noted an increase in the frequency of disruption occurring within the microfinance sector. This observation suggests potential challenges or instability in the financial domain. तो ऐसे ही अगर आपको भी क्विक न्यूज का एक्सेस चाहिए तो आप हमारे न्यूज फ्लैश टैब को चेक कर सकते हो। एंड इफ यू गो ऑन द इनसाइट्स टैब, हम देख सकते हैं हमारा हीट मैप जहाँ पे आज हम देख सकते हैं कि सब कुछ ऑलमोस्ट ग्रीन में है, 2-3 छोड़ के। So the top gainer for today we can see is
Kotak Bank, which is up by 3.13%. Bajaj Finance is up by 2.52%. We can see Jio Finance is up by 3.5%. Axis Bank is up by 2.12%. So these have been the top gainers for today. Top losers में देखें तो सबसे बड़ा loser है ICICI Bank, which is down by 1.71%. Mahindra and Mahindra is down by 0.6%. Eternal is down by 1.92%. So, and even Titan is down by 0.7%. So we can see that these have been the top losers for today. If you look at the FIDI data, as of 6 June 2025, we can see that FII ने net cash buying की है of 1,009 crores, and on the other hand, DI ने भी buying की है, but of around 9,342 crores. If you look at the MTF insights, हम देख सकते हैं as of 4 June 2025, industry MTF book was at 81,132 crores, जिसमें 6,460 crores position add हुए, but 6,345 crore positions liquidate हुए, तो net addition is around 114 crores का, जिसमें से सबसे ज्यादा exposed stocks है टाटा मोटर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. एंड इफ यू लुक एट द टॉप डिलीवरीज फॉर टुडे, हम देख सकते हैं कि the top 5 deliveries for today is Bharti Airtel, SBI Life Insurance, Sun Farmers, Tata Consultancy Services and Asian Paints, which range around 80 to 70%. उसके बाद if we go on Dhan's homepage, हम देख सकते हैं एक section of key indices and commodities, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि on 10th June 2025 Sensex का weekly expiry है. And now let's go on Dhan charts and analyze Nifty 50 for today, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि आज Nifty gap up open हुआ almost around 100 points का, and we can see also वो 100 points ऊपर ही बंद हुआ है कल फ्राइडे के क्लोज से. तो हम देख सकते हैं कि निफ्टी ओपन हुआ 25,160 पे और वहीं उसका हाई भी था ऑफ 25,160. इट मेड अ लो ऑफ 25,077 बट क्लोज्ड अराउंड 25,103. तो इट वाज ऐसे एक रेंज में ही मिला है हमको निफ्टी आज. बट हम अगर उसके इंडिकेटर्स की बात करें तो वो उसके 20 EM है जो 24,715 है और 50 EM है जो 24,289 है, उस दोनों के ऊपर ही है, और उसका RSI भी अराउंड 61 है. अगर हम सेंसेक्स की बात करते हैं तो सेंसेक्स भी 256 पॉइंट ऊपर ही बंद हुआ है, एंड सेंसेक्स ओपनड अराउंड 82,574, मेड अ हाई ऑफ 82,669 बट इवेंचुअली क्लोज्ड अराउंड 82,445. तो अगर हम अब इंडाइसेस की बात करते हैं तो आज का जो विनर इंडाइसेस है, वी कैन सी कि ऑल द इंडाइसेस हैव क्लोज्ड इन ग्रीन एक्सेप्ट फॉर निफ्टी रियल्टी जो -0.14% नीचे क्लोज हुआ है. बाकी सारे इंडाइसेस ग्रीन में ही बंद हुआ है, जिसमें सबसे द विनर इज PSU बैंक्स. You can see the next one is Nifty 50, mid cap select भी अच्छा बंद हुआ है, प्राइवेट बैंक्स भी अच्छा बंद हुआ है, निफ्टी IT is also closed in the green. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, और हमें कमेंट्स में बताओ आप और क्या सीखना चाहते हो इस सीरीज से. तब तक के लिए stay curious and stay updated. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.